Hello friends, welcome in my tutorial channel Biochem. In this video lecture, I will discuss about packaging of DNA. इसके पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं DNA, स्ट्रक्चर ऑफ DNA एंड टाइप्स ऑफ DNA के बारे में, जिसकी लिंक इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। आप इजीली यहाँ से देख सकते हैं उसको। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं पैकेजिंग ऑफ DNA के बारे में। अब पैकेजिंग ऑफ DNA हम लोग पढ़ते क्यों हैं? हम लोग इसलिए पढ़ते हैं कि आपको पता है प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के बारे में। तो जो यूकैरियोटिक सेल में डीएनए प्रेजेंट होता है वो होता है न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। और प्रोकैरियोटिक सेल में कहाँ प्रेजेंट होता है? प्रोकैरियोटिक सेल में ये प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म में। और हमको ये भी पता है कि जो सेल का डीएनए है उसकी साइज सेल की साइज से कहीं ज़्यादा है, ठीक है। ये हमको पता है, चाहे वो प्रोकैरियोट के केस में हो चाहे यूकैरियोट के केस में हो। तो आप यूकैरियोट में देखिए कि जो जीनोम की साइज है वो डीएनए की साइज है वो कितना है? 2.2 मीटर है। एक डिप्लॉयड सेल में अगर हम देखें तो जो डीएनए की साइज है, लेंथ है, वो कितना है? 2.2 मीटर। ये कैसे कैलकुलेट करते हैं आपको पता होना चाहिए। ये ऐसे कैलकुलेट करते हैं कि हमें पता है स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए वाले लेक्चर में हम लोग यही डिस्कस किए हैं, कैसे हम लोग लेंथ निकालते हैं वहाँ पे और कैसे लेंथ टोटल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमको पता है कि हमारा जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए वो क्या है? न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर का सीक्वेंस है, पूरा एक चेन होता है। अब इस सीक्वेंस को हमको ये भी पता है कि इसकी लेंथ क्या होती है। इसकी लेंथ अगर नैनोमीटर में देखें तो क्या होती है? 0.34 नैनोमीटर होती है, ठीक है। और एंगस्ट्रॉम में क्या होती है? 3.4 एंगस्ट्रॉम। एक न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर का और दूसरे न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर की डिस्टेंस है ये, ठीक है। या हम बोल सकते हैं नाइट्रोजनस बेस पेयर से दूसरे नाइट्रोजनस बेस पेयर की डिस्टेंस कितना है? 0.34 नैनोमीटर। और जो ह्यूमन डिप्लॉयड सेल में टोटल हमारे पास डीएनए है वो कितना है? न्यूक्लियोटाइड है वो कितना है? 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर। कितना है? 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर। अब अगर हम लोग इसको इस डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको टोटल लेंथ मिल जाएगी। तो टोटल लेंथ देखिए आप लोग, ह्यूमन डिप्लॉयड सेल में कितना हो गई? 2.2 मीटर। और ये एकोमोडेट कहाँ होगी? ये एकोमोडेट होगी न्यूक्लियस में, जिसकी साइज है कितना? 10⁻⁻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 ⁻
10⁻⁶ मीटर है, तो कितना छोटा है। अब इसको क्या होना पड़ेगा, इसको पहले कॉम्पैक्ट होना पड़ेगा, इस तरीके से कॉम्पैक्ट होगा, ठीक है। अब इसकी कॉम्पैक्शन के लिए प्रोटीन भी लगेगी, ठीक है, तो वो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। तो पहले हम लोग अभी देख रहे हैं कि पैकेजिंग हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि न्यूक्लियस के अंदर इस डीएनए को एकोमोडेट होना है, तो पहले इसकी पैकेजिंग जरूरी है। इसी तरीके से आप इकोलाई में भी देखिए, इकोलाई में जो हमारे पास बेस पेयर है वो कितना होता है, 4.6 × 10⁶ बेस पेयर होता है, और इसकी अगर लेंथ कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगी 1.36 मिलीमीटर, जबकि ई कोलाई की साइज क्या है, अप्रॉक्स हमारे पास 1 माइक्रोमीटर होती है। तो अब सोचिए इस लेंथ के डीएनए को इस साइज के सेल के अंदर एकोमोडेट होना है, तो मतलब पैकेजिंग होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए। अब हम देखेंगे कि कैसे पैकेजिंग होती है, तो प्रोकैरियोट में भी देखेंगे और यूकैरियोट में भी देखेंगे। तो पहले आइए देखते हैं हम लोग प्रोकैरियोट में, पैकेजिंग इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोट जो होता है इसके पास कोई डिफाइंड न्यूक्लियस तो होता नहीं है, ठीक है, इसके पास कोई डिफाइंड न्यूक्लियस तो होता नहीं है। तो क्या होता है कि साइटोप्लाज्मिक एरिया में ही ये अपने आप को कन्फाइन करता है, और यहाँ पे जो कन्फाइन करता है वो हिस्टोन, देखिए पैकेजिंग के लिए यूकैरियोटिक सेल में हिस्टोन प्रोटीन यूज होती है और कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी यूज होते हैं, और यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि प्रोकैरियोट के केस में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती, मतलब यहाँ पे जो हमारे पास कॉम्पैक्शन होता है वो क्या होता है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन, और प्रोटीन कैसी होगी, बेसिक, और उस प्रोटीन का नाम क्या होगा, पॉलीमाइंस। इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल बेसिक प्रोटीन नोन एज पॉलीमाइंस। क्यों बेसिक है, यहाँ पे देखिए डीएनए हमारा क्या है, नेगेटिवली चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज है, मान लीजिए ये प्रोटीन है, और ये क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है। तो अब मतलब यहाँ पे देखिए चार्ज डिफरेंस है, तो ईजिली यहाँ पे क्या हो सकता है, ईजिली इसके अराउंड रैप कर सकता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि डीएनए हमारा नेगेटिव चार्ज है और बेसिक प्रोटीन, इसीलिए हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं एसिडिक प्रोटीन भी आपको अगर आ जाए तो वो गलत है। यहाँ पे हम लोग क्या यूज करते हैं, बेसिक प्रोटीन, आपको एकदम याद होना चाहिए बेसिक प्रोटीन। और इन केस ऑफ बेसिक प्रोटीन जो कॉम्पैक्शन में यूज होती है प्रोकैरियोटिक सेल में, पॉलीमाइंस, क्या होती है, पॉलीमाइंस, याद रखिएगा, ठीक है। और उसके बाद पैकेज्ड जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोइड, क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड, ठीक है। तो आप देखिए ये हमारा क्या है, पूरा का क्रोमोसोम है,
क्रोमोसोम के बाद ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसको न्यूक्लियोइड बोल रहे हैं। तो आप याद रखेंगे, अब यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। कौन कौन से, एक तो कौन सी प्रोटीन इन्वॉल्व होती है, तो आपको पता है बेसिक प्रोटीन, और उसका नाम क्या है बेसिक प्रोटीन का, पॉलीमाइंस। तो अगर आपको यहाँ पे ऐसे आ जाए कि एसिडिक प्रोटीन इन्वॉल्व होती है कि बेसिक प्रोटीन, तो आप बता सकते हैं कि बेसिक प्रोटीन। नाम अगर पूछ ले तो अब भी आप बता सकते हैं पॉलीमाइंस। और पैकेज्ड स्ट्रक्चर जो बनता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या है, इनके साथ प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड। क्लियर है यहाँ पे। आइए इसी तरीके से हम आप देखते हैं यूकैरियोटिक सेल पे। तो जिस तरीके से वहाँ पे हमारे पास डीएनए को रैप करने के लिए बेसिक प्रोटीन पॉलीमाइंस थी, इसी तरीके से यहाँ पे बेसिक प्रोटीन है उसका नाम होता है हिस्टोन। और इसमें जो अमाइनो एसिड प्रोटीन क्या होती है, अमाइनो एसिड का चेन होता है, आप लोग बायोमॉलिक्यूल्स में पढ़े होंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से मान लीजिए हमारे पास अमाइनो एसिड है और ये पूरा का पूरा एक चेन बन जाए और ये प्रोटीन बन जाए, ठीक है। तो यहाँ पे जो अमाइनो एसिड होती है वो कौन सी होती है, लाइसिन एंड आर्जिनिन रिच। याद रखना है इसको, लाइसिन एंड आर्जिनिन रिच बेसिक प्रोटीन होगी, ठीक है। लाइसिन एंड आर्जिनिन रिच बेसिक प्रोटीन होगी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं हिस्टोन। क्या बोलते हैं, हिस्टोन। तो आप लोगों को 2 चीज़ मालूम हो गई कि प्रोकैरियोट के केस में पॉलीमाइंस और यूकैरियोट के केस में क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन होती है, ठीक है। हिस्टोन की जो है कुछ कैटेगरी होती हैं, कौन कौन सी हमारे पास देखिए H1 हिस्टोन 5 टाइप की जो कैटेगरी यूज होती है यूकैरियोटिक सेल में 5 होते हैं, H1, H2A, H2B, H3 एंड H4, ठीक है। ये हमारे पास हिस्टोन की कैटेगरी है, H1, H2A, H2B, H3 एंड H4, ओके। अब इसमें से कौन सा कोर पार्ट बनाएगा, कौन सा हमारे पास लिंकर हिस्टोन होती है, ये हम आगे देखेंगे। अच्छा ये देखिए कि ये हिस्टोन बनती कब है, सेल साइकिल के समय कब जो है बनती। सेल साइकिल आपको पता है कि क्या होता है, G1, S, G2, M फेज होते हैं ना उसमें। तो ये जो सिंथेसिस होती है हिस्टोन प्रोटीन की वो कब होती है, ड्यूरिंग S फेज ऑफ द सेल साइकिल। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। क्या याद रखना है, इसकी सिंथेसिस कब होती है, ड्यूरिंग S फेज ऑफ सेल साइकिल, ठीक है। और दूसरा स्पर्म सेल में, जैसे हमारे पास फिश स्पर्म सेल है, ठीक है, या कोई और स्पर्म सेल है, उसमें जो प्रोटीन होती है उसको हम लोग बोलते हैं प्रोटैमिन्स। क्या बोलते हैं, प्रोटैमिन्स बोलते हैं। वहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती कॉम्पैक्शन के लिए, ठीक है। अभी हम लोग ये जो प्रोटीन का नाम पढ़ रहे हैं वो कॉम्पैक्शन के लिए पढ़ रहे हैं। जैसे इजीली कैसे आपको बताएं, मान लीजिए आपके पास थ्रेड है, ठीक है, जो हम लोग जैसे सिलाई करते हैं उसमें थ्रेड होता है ना, तो क्या होता है, एक हमारे पास कर्टन की ऊपर वो रैप होता है, तो कर्टन उसके लिए क्या काम कर रहा है, बेस का काम कर रहा है। मान लीजिए ये हमारे पास क्या है, इस तरीके से हमारे पास स्ट्रिंग का वो है। अब यहाँ पे क्या होता है, इस तरीके से स्ट्रिंग बहुत सारे ऐसे ऐसे रैप होते हैं। तो ये जो हमारे पास ये देखिए ये सर्कुलर एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है जो कार्टन का बना होता है। क्या होता है, वो बेस प्रोवाइड करने का काम कर रहा है ना, जिसमें थ्रेड बहुत सारे लपटे हुए हैं ऐसे 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 ऐसे। तो ये हमारे लिए बेस का काम सेम इसी तरीके से, जैसे थ्रेड को हम लोग क्या करते हैं कम जगह एरिया में रखने के लिए इसका यूज करते हैं बेस का, इसी तरीके से हमारे लिए हिस्टोन प्रोटीन, प्रोटैमिन्स या प्रोकैरियोटिक सेल के केस में पॉलीमाइंस क्या करती है, एक कह सकते हैं बेस प्रोवाइड करती है जहाँ पे हमारा डीएनए रैप होता है इस तरीके से, ठीक है। क्यों, हमारे पास डीएनए कैसा है, नेगेटिवली चार्ज है। ये सारी प्रोटीन जैसे प्रोटैमिन्स हो गई, हिस्टोन हो गई, ये सारी कैसे पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन है। कैसी हैं, पॉजिटिवली चार्ज। और ये पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन में किसकी वजह से आ रहा है, लाइसिन एंड आर्जिनिन। अमाइनो एसिड का नाम आपको याद रखना है, लाइसिन एंड आर्जिनिन रिच बेसिक प्रोटीन हम लोग इसको बोलते हैं यूकैरियोट के केस में। अब आइए देखते हैं कैटेगरी ऑफ हिस्टोन और कैसे कोर हिस्टोन और लिंकर हिस्टोन हम कब बोलते हैं, ठीक है। तो जो हमारे पास 5 कैटेगरीज थी आउट ऑफ 5, H2A, H2B, H3, H4, ये क्या कर रही हैं, ये कोर हिस्टोन का फॉर्मेशन करती हैं। कोर हिस्टोन जहाँ पे हमारा मेन डीएनए रैप होगा, ठीक है, क्या होगा, रैप्ड होगा, उसको हम लोग बोलते हैं कोर हिस्टोन। तो कोर हिस्टोन के आपको नाम याद होने चाहिए, H2A, H2B, H3 एंड H4। ये दीज आर कोर हिस्टोन। क्यों कोर हिस्टोन बोलते हैं, क्योंकि मान लीजिए ये हमारे पास कुछ ऐसा, ये चारों प्रोटीन है, ठीक है, ठीक है, ये चारों प्रोटीन है। अब इस पे हमारा डीएनए रैप्ड हो रहा है ऐसे ऐसे ऐसे। तो ये देखिए क्या कर रहा है, मेन बेस प्रोवाइड करने का काम कर रहा है ना, दीज आर कोर हिस्टोन, H2A, H2B, H3 एंड H4। H1 जो होता है वो लिंकर हिस्टोन होता है। लिंकर हिस्टोन क्या होता है कि इस यहाँ से जब हमारे पास दूसरा
न्यूक्लियोसोम होगा तो इस तरीके से, तो वहाँ पे देखेंगे कि ये नॉट लगाने का काम करता है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, H1 को लिंकर हिस्टोन बोलते हैं। तो आपको याद रखना है कि कौन सी कोर हिस्टोन में आते हैं, कौन सा लिंकर हिस्टोन में आता है। तो H1 जो है लिंकर हिस्टोन में आता है, 1 क्या होता है, लिंकर हिस्टोन में आता है। आप इसलिए याद रख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ क्या है, वही जो मैंने बताया कि नेगेटिवली चार्ज डीएनए रैप्ड लेफ्ट हैंडेड, ठीक है, लेफ्ट हैंडेड अराउंड पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, इसका चार्ज प्रोटीन का पॉजिटिव होता है और डीएनए का क्या चार्ज होता है, नेगेटिव होता है। और इन केस ऑफ यूकैरियोट में देखेंगे किस डायरेक्शन में वहाँ पे रैपिंग होती है, लेफ्ट डायरेक्शन में, लेफ्ट रोटेट करेगा। और एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। अब देखिए यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बन गया इस रैपिंग के बाद, हम उसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोसोम। मान लीजिए हमारा कोर हिस्टोन था, इस तरीके से हमारे पास डीएनए रैप हो गई और इसको क्या बोल रहे हैं, इसको हम लोग न्यूक्लियोसोम बोल रहे हैं, ठीक है। अब ह्यूमन में कितना होता है न्यूक्लियोसोम, तो ह्यूमन में जो न्यूक्लियोसोम होता है वो होता है 3 × 10⁷ न्यूक्लियोसोम प्रेजेंट इन ह्यूमन सेल्स, ठीक है। अच्छा, न्यूक्लियोसोम का नेम किसने दिया, रोगन एंड कोर्नबर्ग गिव द टर्म न्यूक्लियोसोम, ठीक है। न्यूक्लियोसोम का टर्म किसने दिया था, रोगन एंड कोर्नबर्ग में। तो साइंटिस्ट का नाम इतना यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है, बट न्यूक्लियोसोम इंपॉर्टेंट है कि कब बनता है, कितना होता है ह्यूमन सेल में। और इसको हम लोग बोलते हैं बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ क्रोमोजोम, ठीक है। जो हमारे पास क्रोमोजोम इस तरीके से एक्स लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो ये न्यूक्लियोसोम इतना कॉम्पैक्ट होकर के कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाता है। अभी देखेंगे ये स्ट्रक्चर कैसे बनता है, देखिएगा कि आपको थ्रेड से, ये इस तरीके से डीएनए के थ्रेड से किस तरीके से यहाँ पे एक्स लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, ये अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। आपका यहाँ पे आज कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए ये क्या है, हिस्टोन है। अब यहाँ पे एक टर्म आया ऑक्टामर, ठीक है। ऑक्टामर ये होता है कि जो अभी हमारे पास कौन कौन सी प्रोटीन थी, H2A, ठीक है, H2A, H2B एंड H3, H4, ये क्या है, 4 प्रोटीन है। मान लीजिए 1 2 3 4, ये हो जाए 1 2 3 4, ये चारों प्रोटीन यहाँ पे H2A आ जाए, यहाँ पे H2B आ जाए, यहाँ पे H3 आ जाए, यहाँ पे H4 आ जाए। फिर इसी तरीके से इसके पीछे ये 1 2 3 4 अरेंज हो जाए, तो क्या हो जाए, ऑक्टामर बना रही ना। तो हिस्टोन ऑक्टामर बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, हिस्टोन ऑक्टामर। ये किससे बना होता है, आपको अगर कभी पूछ ले कि हिस्टोन ऑक्टामर फॉर्म फ्रॉम H2A, H2B, H3 एंड H4 से बनता है हमारा हिस्टोन ऑक्टामर। और ये देखिए H1 हिस्टोन क्या कर रही है, जो हमारा डीएनए इस तरीके से रैपिंग में अंदर और बाहर आ रहा है, मतलब ये अगर दूसरे न्यूक्लियोसोम से अटैच हो रहा है और ये कहीं ना कहीं से एंट्री कर रहा हो, तो उसको नॉट लगाने का काम कौन करता है, हिस्टोन करता है। इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, लिंकर हिस्टोन बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये लिंकर डीएनए पे प्रेजेंट होता है ना, ये लिंकर डीएनए की एरिया पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो आपको अभी यहाँ पे क्या पता चला, ऑक्टामर पता चला, लिंकर हिस्टोन पता चली, और ऑक्टामर में कौन कौन से हिस्टोन होते हैं ये पता चला। अब इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोसोम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोसोम बोलेंगे। इसकी साइज क्या होती है, ठीक है। न्यूक्लियोसोम की जो साइज होती है 11 × 60 एंगस्ट्रॉम होती है, 11 × 60। एक देखिए ये हो गई 11, और इधर ये जो हो गया वो कितना हो गया, 60 एंगस्ट्रॉम हो गया, ठीक है। तो आपको इसकी साइज़ भी मालूम होनी चाहिए कि न्यूक्लियोसोम की साइज़ क्या होती है। तो न्यूक्लियोसोम की साइज़ बेसिकली आपको अगर ये ना पूछेगा 60 एंगस्ट्रॉम नहीं दिया है, सिर्फ 11 दिया है, तो आपको पता चल जाना चाहिए कि ये वाली जो एरिया वो कितनी होगी, 11 एंगस्ट्रॉम होगी, ठीक है। ये एंगस्ट्रॉम में वैल्यू बता रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारे पास डीएनए है, कितने न्यूक्लियोटाइड डीएनए जो है एक न्यूक्लियोसोम में प्रेजेंट होता है। तो एक न्यूक्लियोसोम में मोनोन्यूक्लियोसोम टिपिकली है अप्रॉक्स 200 बेस पेयर डीएनए। मतलब अगर हम यहाँ पे देखें ये जो डीएनए होगा तो इसमें कितने न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर होंगे, 200 इस तरीके से, ठीक है। जिसमें कि कोर हिस्टोन पे जो प्रेजेंट होगा वो कितना होगा, 147 बेस पेयर, अराउंड कितना होगा, 147 बेस पेयर। आपको इंडिविजुअली भी याद रखना है, मतलब टोटल एक न्यूक्लियोसोम में कितना प्रेजेंट है, 200 बेस पेयर, और एक कोर पार्टिकल मतलब सिर्फ इतनी एरिया में कितना प्रेजेंट है, वो 147 बेस पेयर प्रेजेंट है, ठीक है। और लिंकर डीएनए, लिंकर मतलब जो इस तरीके से मान लीजिए कोई और दूसरा न्यूक्लियोसोम होगा, उस वहाँ से और इसके बीच में जो डीएनए होगा वो हमारा होता है लिंकर डीएनए, ठीक है। इसी की बेसिस पे तो हम H1 को क्या बोलते हैं, लिंकर हिस्टोन बोलते हैं, क्योंकि ये कहाँ प्रेजेंट है, लिंकर डीएनए एरिया में प्रेजेंट है ना।
तो इसकी जो साइज़ होती है वो होती है 50 to 70 बेस पेयर, कहीं आपको 50 to 80 भी मिलता है, या कहीं आपको सिर्फ और सिर्फ 54 दे देता है। क्या देता है? 54 दे देगा। तो आपको ये देखना है कि किस एरिया में ये हमको बता रहा है। तो अगर इस तरीके से एवरेज में करके दिया है तो आपको 54 के अराउंड आएगा, अदरवाइज 50 to 70 बेस पेयर के समथिंग ये होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखा कि न्यूक्लियोसोम की साइज़ क्या होती है और कितना जो है न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर जो है रैप्ड होता है एक न्यूक्लियोसोम में, तो कितना होता है? 200 होता है। फिर अगर हम सिर्फ और सिर्फ कोर एरिया के न्यूक्लियोटाइड की बात करें तो कितना होता है? 147 होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कोर पार्टिकल, डीएनए ऑफ कोर पार्टिकल। फिर हम लोग देखते हैं कि लिंकर डीएनए की साइज़ कितनी होती है। लिंकर डीएनए मतलब मान लीजिए 2 आपके पास न्यूक्लियोसोम है, उसमें ये जो डीएनए इस न्यूक्लियोसोम और इस न्यूक्लियोसोम के बीच होगा उसको बोलते हैं लिंकर डीएनए, और उसकी जो साइज़ होती है 50 to 70 बेस पेयर होती है। फिर हमने देखा कि साइज़ जो होता है न्यूक्लियोसोम का क्या होता है, तो साइज़ हमने देखा इधर कितना है 11, और ये जो साइज़ है वो कितना है 60 एंगस्ट्रॉम है। तो आपको न्यूक्लियोसोम की साइज़ और न्यूक्लियोसोम में कितने जो है एक न्यूक्लियोसोम में कितना जो है डीएनए रैप्ड होता है, ये आपको यहाँ से पता चला। अब ये तो है हमारे पास बेसिक लेवल। हम लोग क्या देखें कि क्रोमोसोम न्यूक्लियोसोम क्या होता है? बेसिक लेवल ऑफ कॉम्पैक्शन होता है ना। इसके बाद का कॉम्पैक्शन के लिए हमको क्या करना पड़ता है? उसके बाद के लिए हिस्टोन प्रोटीन के अलावा कुछ प्रोटीन होती है जिसको हम लोग बोलते हैं नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन जो होती हैं वो क्या करती हैं? हाई लेवल ऑफ कॉम्पैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिससे कि क्या होता है हमारा डीएनए थ्रेड से क्या होता है? कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बनेगा, ये न्यूक्लियोसोम वाला हो गया। फिर और कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनेगा ऐसा ऐसे करके, ठीक है। फिर और कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनेगा, फिर हमारे पास फाइनली क्या बन जाएगा? क्रोमोसोम बन जाएगा कुछ इस तरीके का, ठीक है। तो ये जो देख रहे हैं कि हाई लेवल ऑफ कॉम्पैक्शन एक डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे प्रोटीन जो है इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो यहाँ तक तो हमने देखा कि हमारे पास जो 30 नैनोमीटर मतलब क्रोमैटिन फाइबर, उसको हम लोग बोलते हैं क्रोमैटिन फाइबर। मतलब यहाँ तक जो कॉम्पैक्शन होगा वो तो हिस्टोन रिस्पॉन्सिबल होगा उसके लिए, लेकिन इसके बाद जो कॉम्पैक्शन होगा उसके लिए अलग से प्रोटीन लगती है जिसको हम लोग बोलते हैं नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। तो आपने देखा कि बेसिक लेवल कॉम्पैक्शन जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? न्यूक्लियोसोम बोल रहे हैं, ठीक है। फिर न्यूक्लियोसोम के बाद क्या बना? क्रोमैटिन बना। क्रोमैटिन के बाद क्या बनेगा? क्रोमैटिड बनेगा। क्रोमैटिड के बाद हमारा क्या बन जाएगा? क्रोमोसोम बन जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान ये देना है कि जब हाई लेवल कॉम्पैक्शन होता है तो वहाँ पे नॉन हिस्टोन प्रोटीन, मतलब वहाँ पे हिस्टोन नहीं है, हिस्टोन के अलावा कोई क्रोमोसोमल प्रोटीन है जो कि हाई लेवल कॉम्पैक्शन कर रही है, जिसको हम लोग बोलते हैं नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। तो अगर एग्जाम में कभी आ जाए क्वेश्चन में कि फॉर हाई लेवल ऑफ कॉम्पैक्शन विच प्रोटीन इज रिस्पॉन्सिबल, तो वहाँ पे आपको आ सकता है NHC, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन, ठीक है, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। फिर अब यहाँ पे हमने देखा कि हाई लेवल कॉम्पैक्शन के लिए क्या होता है? नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन बनता है। अब ये जो हाईली कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर हमको दिखता है ना, ये एक्स लाइक स्ट्रक्चर क्रोमोसोम का, ऐसा इसको बना देते हैं, ठीक है। कुछ ऐसा ही क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर हमको देखने को मिलता है। ये जो स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा सेल साइकिल के मेटाफेज जो होती है ना, वहाँ देखने को मिलेगा। ये अब आप पढ़ते हैं मेटाफेज वाले में, लेकिन कॉम्पैक्शन की बात है तो यहाँ पे हम लोग इसको डिस्कस करेंगे कि क्यों जो है कॉम्पैक्शन होता है और एक्स लाइक स्ट्रक्चर बनता है। तो इसीलिए क्योंकि पैकेजिंग जो है इजीली हो पाए और वहाँ पे सेल डिवीजन के समय इजीली वो डिवाइड हो पाए, इसीलिए कॉम्पैक्शन हाई लेवल का हो पाता है। और वो जो सेल साइकिल के जिस स्टेज में होता है वो होती है मेटाफेज स्टेज ऑफ सेल साइकिल। चलिए आगे देखते हैं। अब यही देखते हैं जो हमने देखा यहाँ पे कि डीएनए की, देखिए डीएनए का डायमीटर ये कितना होता है? 2 नैनोमीटर या 20 एंगस्ट्रॉम होता है, ये आपको पता है। फिर जब ये क्या हुआ कि हमारे पास क्या बन गया? न्यूक्लियोसोम बना था, और ये न्यूक्लियोसोम क्या हो गया? एक चेन के फॉर्म में अरेंज हो गए। तो ये देखिए इसकी साइज़ क्या थी, अभी हम लोगों ने पढ़ा था 11 नैनोमीटर होता है। और यही क्या हो, एक थ्रेड के फॉर्म में अरेंज हो जाए तो बीड्स ऑन, हम लोग क्या बोलेंगे इसी को? बीड्स ऑन स्ट्रिंग। ये दिख रहा है ना, मान लीजिए आपको धागा हो गया और इस पर इस तरीके से बीड्स लगी हुई हो, तो इसी को बोलते हैं बीड्स ऑन स्ट्रिंग, ठीक है। तो इसका अगर आपको वो पूछ ले, साइज़ पूछ ले, तो 11 नैनोमीटर, ठीक है। उसके बाद फिर कॉम्पैक्शन जो हुआ 30 नैनोमीटर। अब देखिए यहाँ पे जो बीड्स ऑन स्ट्रिंग है वो क्या हो गई? और कॉम्पैक्ट हो गई। तो यहाँ पे क्या हुआ? 30 नैनोमीटर इसका जो एरिया कवर किया हुआ। फिर यहाँ पे अब और कॉम्पैक्शन हो गया, मतलब हमारा डीएनए जो है कॉम्पैक्ट होता चला जा रहा है 300 नैनोमीटर। फिर
कंडेंस जिसको हम लोग क्रोमेटिड बोलते हैं वहाँ पे 700 नैनोमीटर होती है उसकी साइज। और जो टोटल ये हमारा क्रोमोजोम है, अगर हम उसकी वो देखें, एरिया देखें, वो कितना है 1400 नैनोमीटर। ये दोनों क्रोमेटिड्स जो हैं अगर हम इसको मेज़र करें तो इसकी एरिया हमको कितनी मिलेगी 1400 नैनोमीटर। ठीक है, मतलब इतने में। तो अब देखिए कि हमारा सिर्फ इस रीजन पे देखिए, अगर कॉम्पैक्शन हुआ है, इस रीजन को अगर ओपन करें तो कितना साइज हो गया, इतना हो गया। तो इस तरीके से अगर हम लोग इतने क्रोमोजोम को ओपन कर दें तो कितना हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो सोचिए एक न्यूक्लियस की साइज में हमको उससे ज़्यादा बड़े साइज़ का डीएनए क्या करना है, स्टोर करना है। तो उसके लिए कॉम्पैक्शन बहुत ज़रूरी है। तो आपको अभी पता चला कि कॉम्पैक्शन के थ्रू कि किस तरीके से हम लोग कम एरिया में अपने जो लेंथ ज़्यादा है डीएनए की उसको रख सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, फिर क्रोमैटिन का अगर इर्रेगुलर कॉम्पैक्शन हो जाए, क्रोमैटिन का अगर इरेगुलर कॉम्पैक्शन हो जाए तो हम लोग उसको अलग अलग टर्म देते हैं। एक को बोलते हैं हेटेरोक्रोमैटिन और दूसरे को क्या बोलते हैं, यूक्रोमैटिन। हेटेरोक्रोमैटिन और यूक्रोमैटिन क्या होता है, तो अभी हम लोग क्रोमैटिन देखे थे ना, यहाँ पे ये क्या है, ये हमारे पास क्रोमैटिन है। ठीक है, तो अगर यही क्या हो जाए, ये बहुत कॉम्पैक्ट हो जाए, ऐसे 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 ऐसे, मान लीजिए इस रीजन में यहाँ पे बहुत हो गया, यहाँ पे रेगुलर मैनर में हुआ, यहाँ पे इरेगुलर मैनर में कॉम्पैक्ट हो गया, फिर इधर रेगुलर मैनर में, तो मतलब यहाँ पे कॉम्पैक्शन ज़्यादा हो गया कि नहीं, क्रोमैटिन में हो गया ना। तो इसी के बेसिस पे हम लोग हेटेरोक्रोमैटिन और यूक्रोमैटिन टर्म देते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि हेटेरोक्रोमैटिन रीजन और यूक्रोमैटिन रीजन क्या होता है कि कॉम्पैक्ट रीजन, जैसे हेटेरोक्रोमैटिन रीजन पहली बात तो एटी रिच रीजन होता है और डार्कली स्टैंड होता है। ठीक है, डार्कली स्टैंड होता है। एक्चुअली इसके लिए भी एक्सपेरिमेंट है। अगर हम लोग इसका डाइजेशन जो है ट्रिप्सिन से करते हैं और उसके बाद क्या करें, जिम्सा स्टेन से स्टेनिंग कराएं, तो जो हमारे पास कुछ रीजन होगा जहाँ पे स्टेनिंग मिलेगी, कुछ रीजन होगा जहाँ पे नहीं मिलेगी। ठीक है, तो जीसी रिच रीजन जो होगा वहाँ पे नहीं मिलेगी, उसको हम लोग बोलते हैं लाइटली स्टैंड रीजन और उसको टर्म दे देते हैं यूक्रोमैटिन रीजन। ठीक है, इसी तरीके से एटी रिच रीजन जहाँ पे हम लोग जिम्सा स्टैंड देखने को मिलेगा और वो डार्कली स्टैंड, मतलब स्टैंड मिल रहा है, मतलब डार्कली स्टैंड रीजन है, जिसको हम लोग बोलते हैं हेटेरोक्रोमैटिन। मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कॉम्पैक्शन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पे कॉम्पैक्शन बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे क्या है, कॉम्पैक्शन रेगुलर मैनर में, कुछ इस तरीके से मान लीजिए, एग्जांपल के लिए समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे कॉम्पैक्शन ज़्यादा है ना, यहाँ पे क्या है, कॉम्पैक्शन रेगुलर मैनर में है। तो ये क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होगा। क्यों, क्योंकि कॉम्पैक्ट है, कॉम्पैक्ट है तो यहाँ पे हमारा डीएनए पॉलीमरेज काम नहीं करेगा। मतलब डीएनए पॉलीमरेज से रेप्लिकेशन जो है किसी तरीके से हो भी जाएगा तो वहाँ पे फिर आरएनए पॉलीमरेज काम करना चाहिए। क्यों, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, आरएनए पॉलीमरेज काम करता है, डीएनए पॉलीमरेज तो रेप्लिकेशन के लिए है। ठीक है, तो आरएनए पॉलीमरेज अब क्या करेगा, अगर मोर कॉम्पैक्ट है तो वहाँ पे वो थोड़ा काम नहीं करता, जिससे कि हमारा ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा और ऐसे रीजन को हम लोग बोल देते हैं ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव रीजन। ठीक है, तो ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव रीजन जो है वो किससे रिलेटेड है, हेटेरोक्रोमैटिन से। ठीक है, ये आपको आना चाहिए, आपको हेटेरोक्रोमैटिन यूक्रोमैटिन में डिफरेंस होता क्या है, हेटेरोक्रोमैटिन ये आपको एकदम क्लियर पता होना चाहिए। फिर अब यूक्रोमैटिन क्या होगा, यूक्रोमैटिन ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होगा। क्यों, क्योंकि ये पे क्या है, यहाँ पे रेगुलर मैनर में कॉम्पैक्शन, मतलब यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज वर्क करेगा इजीली और हमारे पास डीएनए से आरएनए की चेन बना देगा। ठीक है, क्रोमैटिन इज लूजली पैक्ड, क्रोमैटिन इज डेंसली पैक्ड। तो आपने देखा कि हेटेरोक्रोमैटिन और यूक्रोमैटिन होता क्या है, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ मैं हेटेरोक्रोमैटिन यूक्रोमैटिन को। हेटेरोक्रोमैटिन जो होता है एटी रिच रीजन, डार्कली स्टैंड रीजन होता है। ठीक है, और यूक्रोमैटिन रीजन जो होता है जीसी रिच रीजन होता है, लाइटली स्टैंड रीजन होता है। ठीक है, ये जो होता है हेटेरोक्रोमैटिन डेंसली पैक्ड होता है, यूक्रोमैटिन लूजली पैक्ड होता है। और हेटेरोक्रोमैटिन जो होता है ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होता है, मतलब अगर हमारे पास कॉम्पैक्ट रीजन है तो इसका हमारे पास एमआरएनए नहीं बनेगा। ठीक है, एमआरएनए नहीं बनेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, अगर रेगुलर मैनर में हमारे पास कॉम्पैक्शन है तो यहाँ पे एमआरएनए की चेन जो होती है बन जाती है, मतलब ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव रीजन है। कौन, यूक्रोमैटिन। तो आप लोगों ने अभी देखा पैकेजिंग ऑफ डीएनए। ठीक है, कौन सी प्रोटीन इन्वॉल्व होती है प्रोकैरियोट के केस में, कौन सी इन्वॉल्व होती है यूकैरियोट के केस में, कौन सी इन्वॉल्व होती है स्पर्म सेल के केस में। ठीक है, फिर हमने देखा कि बेसिक लेवल ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है, वो होता है न्यूक्लियोसोम। फिर उससे हाई लेवल स्ट्रक्चर क्या होता है, क्रोमैटिन। फिर उससे क्रोमैटिड, देन क्रोमोजोम का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, वो भी सेल साइकिल के मेटाफेज में। फिर हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि अगर क्रोमैटिन हमारा कॉम्पैक्ट है तो क्या कहलाएगा, हेटेरोक्रोमैटिन, मतलब उसमें ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। यूक्रोमैटिन है तो क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा। ठीक है, और
कौन सा डार्कली स्टेन्ड है, तो हेटेरोक्रोमेटिन डार्कली स्टेन्ड है, यूक्रोमेटिन लाइटली स्टेन्ड है। ये आपको हेटेरोक्रोमेटिन यूक्रोमेटिन आना चाहिए। कभी कभी एटी रिच, एटीएम का मतलब होता है एडनिन थायमिन, और जीसी का मतलब होता है ग्वानिन साइटोसिन। ठीक है, ये हमारे नाइट्रोजन बेसिस हैं। तो आपको एटी कन्फ्यूज नहीं होना है कि एटी क्या हो गया। ठीक है, ये हमारे नाइट्रोजन बेसिस हैं। तो यूक्रोमेटिन कौन सा है, जीसी रिच रीजन, और हेटेरोक्रोमेटिन कौन सा है, एटी रिच रीजन। अब